चलिए, अच्छा जैसे आपने पहली दफा सवाल पढ़ा, आपको बहुत अजीब लगा, वो तो मैंने आपको हिम्मत दी कि कर लाजमी करके आना, तो फिर आप लोगों ने कुछ हिम्मत की, और इसमें इस हिम्मत का नतीजा क्या हुआ कि तकरीबन आधा सवाल, आधे से ज्यादा सवाल ठीक हुआ। अगर ये इवन के मैंने ये भी, क्योंकि ये कॉस्ट अकाउंटिंग में हुआ करता था, ये सवाल कॉस्ट अकाउंटिंग के क्वेश्चन बैंक के अंदर कोई भी नहीं करवाता था इसको, यानी टीचर्स भी छुड़ा देते थे कि मैं ये कौन सा सवाल पेपर में आना है, और मैं सबसे ज्यादा शौक से यही करवाता हूँ, क्योंकि ये है, इसके अंदर ना सबसे अच्छी चीज एक एक्सपोज होती है। कोई भी सवाल मुश्किल नहीं होता अगर आप उसकी बेस ढूंढ लो। देखिए, अगर वो कहता है ना कि आपका रेवेन्यू नंबर ऑफ फिल्म के ऊपर बेस करता है, तो नंबर ऑफ फिल्म ढूंढो। आपकी कोई कॉस्ट नंबर ऑफ शो पर बेस करती है, तो नंबर ऑफ शो ढूंढो। जैसे जो थिएटर था, उसका जो रेवेन्यू है वो किसके ऊपर बेस कर है, नंबर ऑफ डेज के ऊपर, तो नंबर ऑफ डेज ढूंढेंगे। मतलब आपने कोई भी कॉस्ट, कोई भी रेवेन्यू, कोई भी एक्सपेंस अगर आपको नहीं समझ लग रही, तो ये तो समझ जाओ ना कि वो किसके ऊपर बेस कर रहा है। उस बेस को ढूंढ लो, वो मिल जाएगी, फिर उसको मल्टीप्लाई डिवाइड जो भी करना है करके हमारा आंसर आ जाए। जैसे सवाल के अंदर हमारे पास दो टाइप के क्वेश्चन है, एक थिएटर की कैलकुलेशन है और एक सिनेमा की कैलकुलेशन। मैं पहले थिएटर की कैलकुलेशन करवाने लगा हूं, ताकि मैं फिर बाद में टाइम अगर थोड़ा भी हुआ तो काम चल जाए, क्योंकि सबसे ज्यादा आप लोगों को उसमें मसला आया। वो क्वेश्चन यहां से शुरू हो रहा है, फोर्थ पॉइंट से शायद, और ये क्वेश्चन ऐसे हैं कि आप कभी भी किसी भी दिन ज्वाइन करो तो परेशानी वाली कोई बात नहीं है। हम बेसिकली ये क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर उसके हिसाब से आगे उसको हल करते हैं। कहता है देयर इज रेंटेड टू प्रोडक्शन हाउस एज 60,000 पर डे। आपके पास एक प्रोडक्शन हाउस है, आप 60,000 रुपया किराया लेते हो उसको एक दिन का। ईच प्ले रिक्वायर्ड सेटअप टाइम 2 days। हर प्ले यानी जो प्ले का मतलब होता है ड्रामा, कि जब भी कोई एक प्ले खत्म होता है तो नए प्ले के लिए 2 दिन का गैप होता है कि वो सेटअप वगैरह सेटिंग शूटिंग करते हैं। तो क्या उन 2 दिन का किराया हमें मिलेगा? नहीं। उन 2 दिनों का किराया, देखिए ना, एक प्ले खत्म हुआ, अब अगले जब 2 दिन हमने सेटअप वगैरह बनाया, तो वो सेटअप के लिए वो नया प्ले वाला आएगा। तो फिर देखिए आगे, वाइल रिहर्सल, नहीं ये दूसरा 2 दिन है। रिहर्सल टाइम नीड्स 1 day। ये सेटअप है, ये प्ले का सेटअप है, सॉरी, प्ले के सेटअप पे टाइम पे 2 दिन लगते हैं और 1 दिन वो प्रैक्टिस करते हैं। इसका मतलब है 3 दिन ड्रामा नहीं होता, लेकिन वो रेंट हमें मिलेगा, क्योंकि वो जैसे उन्होंने रेंट आउट किया, हमने एक चीज, उन्होंने 2 दिन अपने हिसाब से उसको मॉडिफाई किया, और 1 दिन उन्होंने रिहर्सल की और अगले दिन प्ले स्टार्ट हो गया। कहता है ईच प्ले इज स्टेज्ड 45 टाइम्स। एक प्ले, कोई भी नया प्ले, नया ड्रामा वो करते हैं ना, वो 45 दफा चलाते हैं। वन शो इज स्टेज्ड, वन शो, एक शो होता है वीक डेज पे और 2 शो होते हैं वीकेंड्स पे। ऊपर उसने बताया हुआ है कि सैटरडे और संडे वीकेंड्स हैं और बाकी वीकडेज हैं। इसका मतलब यह हुआ कि अगर हम 7 दिनों की बात करें तो 7 दिनों में 9 दफा शो हो जाता है। 7 दिनों में 9 दफा शो हो जाता है। हमें वो किराया पर शो के हिसाब से देगा या पर डे के हिसाब से देगा? चाहे वो 24 घंटे शो चलाता है, हमें कोई परवाह नहीं। हमें देखना है कि हमने किराए पे जो दिया हुआ है वो कितने दिन दिया है। उतने दिन को 60,000 से मल्टीप्लाई करेंगे, वेयर हाउस का आपके पास रेंट आ जाएगा। सॉरी, वेयर हाउस आ गया, प्रोडक्शन हाउस। देयर इज एन इंटरवल 2 days वेन एवर न्यू प्ले टू बी स्टेज्ड। ये बात वो मैं कर रहा था कि 2 दिन का इंटरवल आता है, मतलब एक प्ले खत्म होता है, दूसरा प्ले शुरू होने के लिए 2 दिन का टाइम गैप आता है। नो प्ले आर स्टेज ड्यूरिंग द मंथ ऑफ रमजान। पूरे रमजान के महीने में कोई स्टेज शो नहीं होता, और 10 दिन मुहर्रम वाले भी। कहता है द कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ऑफ थिएटर एंड सिनेमा हाउस आर टू बी डेप्रिशिएटेड ओवर द 15 years।
और 52 डेज हैं और 30 डेज आपने लेने हैं। ये तो सिंपल ऊपर आपको कॉस्ट गिवन है उस बिल्डिंग की, उसको 15 सालों पे डिवाइड करेंगे तो डेप्रिसिएशन आ जाएगी। ठीक है, अब मैं देखना चाहता हूं नंबर ऑफ डेज। सबसे पहली बात, हमारे पास जो प्रैक्टिस टाइम है, बल्कि जो प्ले सेटअप पे कितने दिन लगते हैं? 2 दिन। ऐसा है, 1 दिन रिहर्सल पे लगता है जो प्रैक्टिस करते हैं, 1 दिन। फिर इंटरवल कितना टाइम का आता है? 2 दिन का। ये 5 दिन एक ड्रामे के साथ जाया होते हैं। एक ड्रामे के साथ कितने दिन जाया हो रहे हैं? 5 दिन। मतलब अगर एक ड्रामा चलता है तो 1 दिन रिहर्सल वाला भी शो नहीं होता, 2 दिन उस सेटअप करने पे लग जाते हैं और 2 दिन इंटरवल वाला आता है। एक ड्रामे के साथ 5 दिन एडिशनल लग रहे हैं। ऐसा है, हमें नंबर ऑफ डेज पे फोकस करना है। अब आगे चलते हैं, मुझे ये बताओ कि एक ड्रामा कितने दिन चलता है? दोबारा सुनिए, 45 दफा चलता है, 45 दफा चलता है, 7 दिन में 9 दफा चल जाता है। ये पहले कैसे पता चला? देखिए, आपका मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे, ऐसे ही है कुछ। तो बताओ 7 दिनों में कितनी दफा चला? 9 दफा। 7 दिनों में तो 45 दफा, ये कितने दिन लेगा? 45 दफा शो करने में कितने दिन लगेंगे? सादा सी बात है, 1 हफ्ते में 9 दफा, 2 हफ्तों में 18 दफा, 3 हफ्तों में 27, 21, 4 हफ्तों में 27 हो जाएगा, 4 हफ्तों में 36 और 5 हफ्तों में 45। 5 हफ्तों में 45 दफा शो हो जाएगा। अगर हर दिन एक होता ना, फिर तो सीधी सीधी बात थी, 45 शो थे, 45 दिन लगने थे। लेकिन 2 दिनों के अंदर शो 2 हो जाते हैं। इसका मतलब है नंबर ऑफ डेज 45 शो के लिए कम हो जाएंगे। तो हमारे पास जो नंबर ऑफ डेज बने शो के, नंबर ऑफ डेज 45 डिवाइडेड बाय 9 मल्टीप्लाइड बाय 7, 35, 5 वीक। 5 देखिए ना, उसने कहा एक शो ना 45 दफा चलता है। अब 45 दफा हम देखेंगे कि 45 दफा शो चलाने के लिए कितने दिन लगेंगे। कहता है वीकडे पे एक शो चलता है और वीकेंड पे 2 शो चलते हैं। इसका मतलब है 7 दिनों के अंदर ना 9 दफा शो पूरा हो जाता है। फिर अगले 7 दिनों में 9 दफा, 21 दिनों में 27 दफा, 28 दिनों में 36 दफा और 35 दिनों में 45 दफा। ठीक होगी बात? इसका मतलब यह हुआ कि एक प्ले चलाते वक्त ना टोटल दिन कितने कंज्यूम हो जाते हैं? 40। ये बात समझ लगी? देखिए 2 दिन और 1 दिन रिहर्सल वाला। अच्छा, इन सब दिनों का हमें किराया नहीं मिलना, इन 2 दिनों का हमें किराया नहीं मिलना, इसको 60 से हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। हमारे अब ये देखना चाहते हैं कि हमारे कितने दिन कंज्यूम होते हैं। आगे देखते हैं, टोटल डेज हमारे पास कितने अवेलेबल है? 360। 360 दिन ही होंगे ना, क्योंकि 30 डेज के हिसाब से हमने चलना है, जिसमें रमजान का महीना गया और 10 दिन, टोटल कितने दिन रह गए? 320 दिन। कितने दिन रह गए? 320 दिन। अब बता सकते हो इस 320 दिनों के अंदर, इसको ना कई नंबर ऑफ मेथड से हल किया जाता है। क्या इन 320 दिनों के अंदर हर दिन ड्रामा चला है? नहीं, हर दिन ड्रामा नहीं चला। हम इसको ये देख लेते हैं, इसको 40 पे डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास ये आ जाएगा कि नंबर ऑफ प्ले थे कितने, नंबर ऑफ प्ले थे कितने। तो करो जरा डिवाइड। पूरे साल के अंदर 8 प्ले चले हैं, पूरे साल के अंदर 8 प्ले चले। बताओ एक प्ले का कितना किराया लगता है?
एक प्ले का, ये ऊपर नंबर ऑफ डेज पढ़े हैं एक प्ले के, बताओ एक प्ले के नंबर ऑफ डेज कितने हैं? 40 हैं या 38 हैं? 40 दिन का किराया हमें मिलेगा या 38 दिन का हमें किराया मिलेगा? एक प्ले पर 38 दिन का हमें किराया मिलेगा। 35 दिन वो शो चलेगा, 3 दिन वो रिहर्सल वाले और प्रैक्टिस यानी जो सेटअप वाले, वो जो 2 दिन का इंटरवल है उसका हमें किराया नहीं मिलेगा। मतलब वो एक प्ले खत्म हो गया, दूसरा प्ले आते हुए बुक करते हुए 2 दिन का इंटरवल एवरेज होता है। तो हमें जनाब 8 प्ले हैं, एक प्ले 38 दिन ले जाता है, ये आ जाएगा नंबर ऑफ डेज टोटल मल्टीप्लाइड बाय 60,000। जी आपका उस प्रोडक्शन हाउस का रेवेन्यू। एक और तरीका भी बताऊं, देखिए ना ये चीजें खेलने वाली, खेलते जाओ। देखिए 320 दिन यूटिलाइज होंगे जिसमें इन 16 दिनों का किराया हमें नहीं मिलेगा, ऐसा है। देखिए टोटल 40 और 8 को दोबारा मल्टीप्लाई को 320 दिन ही है ना, 320 दिन यूटिलाइज हुए, आपने 360 में से 30 दिन रमजान वाले माइनस किए, 10 दिन मुहर्रम वाले माइनस किए, आपके पास 320 बनता है ना। दिल तो करता है 30 दिनों को 320 को मल्टीप्लाई कर दो 60,000 से, सबसे आसान काम हो जाए मेरे लिए। लेकिन प्रॉब्लम यह है हर ड्रामे के बाद 2 दिन इंटरवल आता है, उनका भी मुझे किराया नहीं मिलना। तो मुझे ये भी तो देखना है ना कितने इंटरवल आए, 8 ड्रामे लगे और हर ड्रामे के बाद कितने दिन का इंटरवल था, 2 दिन का, तो कितने दिन मिस हो गए, 16 दिन। तो आप इसमें से 16 माइनस कर दें, मेरे पास आ जाएगा 304। इस 304 को 60,000 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ये भी मेरा वही रेवेन्यू आएगा। मेन फोकस किस पे करना था, नंबर ऑफ डेज पे। गलत सही हो सकता है, गलत किसी ने, अच्छा आप मुझे बताओ किसका बिल्कुल ठीक है? आप तीनों 3 का ठीक है। अब गलती कहां पे थी? चलो जहां भी थी, अल्लाह ने पर्दे रखे हुए हैं तो पर्दे रहने देते हैं। अच्छा अब ये सारे का सारा, ये मेरी एक वर्किंग थी, एक अंडरस्टैंडिंग थी। पेपर में हमने वही करना है कि जो लिखा होगा रेवेन्यू फ्रॉम प्रोडक्शन हाउस, रेवेन्यू फ्रॉम सिनेमा, वो लिखकर कॉस्ट माइनस कर देंगे, हमारे पास नेट प्रॉफिट आ जाएगा। उसमें कुछ गलत होगा, कुछ सही होगा, कुछ ना कुछ नंबर जरूरी मिलेंगे। बस फॉर्मेटिंग एक अच्छी रखना, एक डिसेंट रखना फॉर्मेटिंग, तो वो एक नंबर कुछ ना कुछ जरूर मिल जाते हैं। और मैक्सिमम नंबर के लिए वर्किंग का रेफरेंस भी दे देते हैं कि जैसे मैंने ये यहां पर लिख दूंगा वर्किंग नंबर 1। अच्छा वर्किंग जब हम करते हैं ना, इसमें भी ये गलती करते हैं, वर्किंग करते वक्त हम ये नहीं लिखते हैं वर्किंग कर किसकी रही है, हम वर्किंग ऐसे रफ सी करके वर्किंग का रेफरेंस दे देते हैं, लेकिन हम ये नहीं लिखते कि जैसे हम डेप्रेशन फाइंड कर रहे हैं तो उधर लिखे ना डेप्रेशन फॉर द ईयर। आप अगर सैलरी फाइंड कर रहे हैं तो सैलरी जो फाइंड कर रहे हैं वो लिखना भी वर्किंग के साथ बेहतर रहता है। ये क्लियर होगी बात? आगे चले फिर अगला पॉइंट था, वो तो आप लोगों ने तकरीबन कर भी लिया। अच्छा अब ऊपर वाले सवाल के अंदर ना कुछ अमाउंट्स नंबर ऑफ फिल्म पर बेस कर रही थी, कुछ अमाउंट्स नंबर ऑफ शो पर बेस कर रही थी। तो जिसकी अमाउंट नंबर ऑफ शो पर बेस कर रही थी वो हम शो से मल्टीप्लाई करेंगे, जिसकी नंबर ऑफ फिल्म पर कर रही थी वो नंबर ऑफ फिल्म से मल्टीप्लाई करेंगे। सारा डाटा उसने दिया हुआ है। बस ऐसा है कि अंग्रेजी में ना वो इतना घुमाता है कि हमारे दिमाग में फिल्में चलने लग जाती। कहता है कि सबसे पहले कि आपके पास रिसेंटली कंस्ट्रक्टेड अ फुली इक्विप्ड थिएटर, ये हमारा हो गया, और 3 सिनेमा एट अ कॉस्ट ऑफ रुपीज 30 मिलियन। इसको 15 पे डिवाइड करके इसकी डेप्रिसिएशन भी हमने लिखनी है। बिल्डिंग की डेप्रिसिएशन 15 पे डिवाइड करके आएगी। द थिएटर हैज कैपेसिटी 800 सीट्स और सिनेमा कैपेसिटी 600। इस 800 का हमारे साथ ताल्लुक ही नहीं बना, भला क्यों? उसने नंबर ऑफ डेज के ऊपर किराया फिक्स किया हुआ था, सीट के हिसाब से नहीं था। इंफॉर्मेशन एंड प्रोजेक्शन ऑफ द फर्स्ट ईयर ऑफ द ऑपरेशन आर एज फॉलो। फिक्स्ड एडमिन एंड मेंटेनेंस कॉस्ट ऑफ एंटायर फैसिलिटी 4.5 मिलियन पर ईयर। दोबारा, फिक्स्ड एडमिन एंड मेंटेनेंस कॉस्ट ऑफ एंटायर फैसिलिटी 4.5 मिलियन पर ईयर। बताओ इसके साथ कोई छेड़खानी करने की जरूरत है?
कुछ भी नहीं, सिंपल एडमिन कॉस्ट और एडमिनिस्ट्रेशन और मेंटेनेंस कॉस्ट 4.5 मिलियन है। आगे कहते हैं द एवरेज कॉस्ट ऑफ मास्टर प्रिंट ऑफ हॉलीवुड फिल्म इज 4 मिलियन। एवरेज का मतलब होता है पर, एक। एवरेज का क्या मतलब होता है? एक। कहते हैं एवरेज कॉस्ट ऑफ मास्टर प्रिंट ऑफ हॉलीवुड फिल्म इज 8 मिलियन, 4 मिलियन, while the cost of master print of Bollywood film is 6.5 million। अच्छा, अगर मैं ये कहूं कि मुझे बताओ कि हॉलीवुड की मास्टर प्रिंट की टोटल कॉस्ट कितनी है, बॉलीवुड की कॉस्ट कितनी है, हमें नंबर ऑफ शो चाहिए होंगे, नंबर ऑफ फिल्म चाहिए होंगे, किस पर बेस कर रहा है ये कॉस्ट? किस पर बेस कर रही है? फिल्म पे। कि जितनी फिल्में हम चलाएंगे एक साल के अंदर, उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे और दूसरे को 6.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 cinema houses are dedicated to Hollywood film which show the same film at the same time while one cinema show will show Bollywood film। कहता है 2 सिनेमा में एक ही फिल्म चल रही है और दूसरे में, और वो दोनों हॉलीवुड की हैं, और एक सिनेमा में बॉलीवुड की फिल्म चल। Each Bollywood film is displayed 6 week। Average occupancy level 70%। इसका मतलब है 6 हफ्तों में एक फिल्म चलती है और एवरेज कितने लोग आते हैं? 70%। Each Hollywood film is displayed और उसमें कितने लोग आते हैं? 65%। सिंपल सी बात है, जो लोग आते हैं वो लोग फाइंड कर लेंगे, उनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो वो हमें पैसे देते हैं, तो रेवेन्यू आ जाए। आगे वो कहता है 1 weekdays there are 2 show while on weekends 3 shows are displayed। कहता है रोजाना 2 शो चलते हैं, लेकिन जब वीकेंड्स होता है तो 3 शो चलते हैं। टिकट्स प्राइस हैज बीन फिक्स्ड 350। 350 रुपए टिकट प्राइस फिक्स है। इसका मतलब है हमने ये देखना है कि हमने कितनी, उसने कैपेसिटी बता दी 600 बंदा आता है, 600 बंदे का एक आता है 70%, एक बंदा आता है 60। नंबर ऑफ पर जो लोग टिकट्स लेते हैं वो बंदे हमें मिल गए। अब हमें ये देखना है कि शो कितने चलते हैं, उन शो को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि अच्छा इतने शो में इतने लोग टोटल आए, उसको 350 से मल्टीप्लाई कर देंगे। आगे चलते हैं, कहते हैं वेरिएबल कॉस्ट पर शो 35,000। सेटअप कॉस्ट ईच फिल्म, ये शो पे डिपेंड करता है और ये फिल्म पे डिपेंड करता है। नो फिल्म वुड बी शोन इन ड्यूरिंग 8 वीक्स ऑफ द ईयर्स। 8 हफ्ते फिल्में चलती नहीं, मतलब पूरे साल के अंदर 8 वीक्स कोई फिल्म नहीं चलती। अब इसको हम थोड़ा सा पहले एक छोटी सी वर्किंग करके रख लेते हैं, फिर सवाल हल होना शुरू हो जाएगा। देखें जी, टोटल कितने दिन है? 52। उसमें से शुरू से कितने माइनस कर दिए? 8। हमारे पास टोटल वीक्स कितने हैं? 44। अब इस 44 के अंदर हमने ये देखना है हॉलीवुड की फिल्म और बॉलीवुड की फिल्म चलती कितने कितने टाइम है। हॉलीवुड के 2 हैं और बॉलीवुड का 1 ही है। वो कहता है सबसे पहले यहां पर ईच बॉलीवुड फिल्म डिस्प्लेड 6 वीक, 6 हफ्ते एक ही फिल्म चलती रहती है, 6 हफ्ते एक ही फिल्म चलती रहती है। ठीक है, तो बताया टोटल कितनी फिल्में चली होंगी 44 वीक्स के अंदर बॉलीवुड की? डिवाइड बाय 6 कितना? तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं 24/6। पॉइंट में जब आता है तो फ्रैक्शन में हल कर लो और आंसर अच्छा रिलायबल आता है। और दूसरी कितने टाइम चलती रहती है जनाब? 4। 44 ओवर टोटल 11 फिल्में चलती हैं हॉलीवुड की, मल्टीप्लाइड बाय 2 तो 22। टोटल 22 फिल्में चलती हैं पूरे साल के अंदर। और ये 7 पॉइंट जो भी आ रहा है 7.3, तो 7.3 चलती है बॉलीवुड की फिल्म, नंबर ऑफ फिल्म पूरे साल के अंदर। डन।
अब अगर मैं आपसे ये पूछूं, क्योंकि उसने जो सवाल हमसे कहा है, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूं। एक चीज ये पर शो पर डिपेंड करती है, ये कॉस्ट फिल्म पर डिपेंड करती है। और जो 350 वाला है, ये कहता है 3 शोज टिकट प्राइस फिक्स्ड एट 350। ये भी किस पे डिपेंड करेंगे? नंबर ऑफ शो पे। अब आपने मुझे बताना है कि मैं पहले देख रहा हूं वो जो हॉलीवुड फिल्म का रेवेन्यू देखने लगा हूं। ये देखिए कितना आसान तरीके से आपका सवाल हो जाना है। सबसे पहले कितनी फिल्में चलती हैं? 11। टोटल कितनी फिल्में हैं? 11। या टोटल कितने वीक फिल्म चलती रहती है? 44 वीक्स। ऐसा ही है? कितने फिर चलती रहती है? 44 वीक्स। 44 वीक्स। 44 वीक्स फिल्में चलती हैं, तो हर वीक में कितनी फिल्में चलती हैं ये बताओ जरा। 44 तो वीक्स चलती है ना, हर वीक्स में कितनी फिल्में चलती हैं उसने बताया हुआ है। कहता है वीक डेज पे 2 और वीकेंड्स पे 3। वीक डेज पे 2 और वीकेंड्स पे 3। तो सोमवार मंगल बुध जुमेरात और जुमा 2-2 फिल्में 10 और फिर 3-3 6। तो टोटल कितनी फिल्में चली? 16। अब 44 वीक्स में कितनी फिल्में चली? 16। जो मैंने 44 और 16 को मल्टीप्लाई किया है, पता है ये क्या आएगा? नंबर ऑफ शो। कितना आएगा? नंबर ऑफ शो। टोटल वीक्स बता दिए हैं, और हमने एक हफ्ते में जितनी, यानी एक हफ्ते में 16 फिल्में चल देती थी, 44 हफ्तों में कितनी फिल्में चलेंगी, हमने उसको मल्टीप्लाई कर दिया। ये नंबर ऑफ शो आ गए एक तरह के। और हर शो में कितने लोग आते हैं? 600 मल्टीप्लाइड बाय हॉलीवुड का 70% ऑक्यूपेंसी लेवल है या 65% है? ये इसका रेवेन्यू आ, 2 से भी मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 2 है, 2 से भी एंड पे। देखें टोटल 44 वीक्स हैं, और हर वीक में हमने देख लिया कि कितनी फिल्में चलती। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएंगे भी टोटल कितनी फिल्में आप लोगों ने चलाई, और टोटल कैपेसिटी कितनी है? 600, लेकिन लोग कितने आते हैं हर फिल्म में? 65%। और एक टिकट है 350 के बराबर, और 2 एट द सेम टाइम चल रहे होते हैं ऐसा। ये हमारे पास रेवेन्यू आ गया हॉलीवुड फिल्म का, जो भी आ रहा है। अब आ जाते बॉलीवुड पे। हाँ जी, बॉलीवुड में वीक कितने हैं टोटल? 44 ही है। और एक हफ्ते में फिल्में कितने चलती है उसकी? 16। बंदे कितनी, कैपेसिटी कितनी है? 600, लेकिन आते कितने हैं? 70%। 350, इसको 2 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। ये आपका रेवेन्यू आ चुका है। थोड़ा सा अगर आप इसको अपने अंदाज में सवाल को लेकर आया करो, ये सवाल आपका होना शुरू हो जाएगा। और अभी भी आपको ज्यादा अच्छी इसलिए समझ लग रही है क्योंकि आप लोग खपे हो, आपको हर बात का पता है कि मैं जो बातें कर रहा हूं वो यहां से निकाल के कर रहा हूं। अब अगर मैं सिर्फ जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं इस हिस्से की बात करूं, ये क्या चीज है भला? 44 मल्टीपल 16, सिर्फ इतना हिस्सा, ये नंबर ऑफ शो है। 44 दिन, 44 वीक, और हर वीक में 16 फिल्में, तो उसे तो शो कहते हैं। ठीक है, और इन टोटल को हम नंबर ऑफ फिल्म भी कह सकते हैं, ठीक है ना? सॉरी, नंबर ऑफ फिल्म नहीं कह सकते, उसकी वजह क्योंकि एक फिल्म तो 6 हफ्ते चलती है। ये नंबर ऑफ शो है, टोटल नंबर ऑफ शो है। हाँ जी, बताया जनाब। यहां पर ये कॉस्ट हो गई एवरेज कॉस्ट ऑफ मास्टर प्रिंट, इसको बाद में देखते हैं, मैं इसकी पे आ रहा हूं। ये कॉस्ट खत्म करने लगा। वेरिएबल कॉस्ट पर शो 35,000। वेरिएबल कॉस्ट पर शो 35,000। हम देखते हैं टोटल शो कितने चलते हैं। हॉलीवुड की 2 फिल्में होती हैं,
मल्टीप्लाइड बाय 16 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 35,000, ये पता चला। इस कॉस्ट का नाम क्या है? वेरिएबल कॉस्ट। ये नहीं पता चला। मैंने 3 से मल्टीप्लाई क्यों किया? क्योंकि 3 शहर में है। शो तो 44 दिन चलेंगे ना, और हर हफ्ते में 16 शो भी चलेंगे, और मल्टी में 3 है तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया और 35,000 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब आपने बताना है कि जो अगली कॉस्ट आने लगी है, एक है सेटअप कॉस्ट और एक है मास्टर प्रिंट की कॉस्ट। सेटअप कॉस्ट, आप मुझे बताएं पूरे साल के अंदर आपने कितनी फिल्में चलाई? अलग अलग बता देना, फिर इकट्ठे कर लेना। पूरे साल के अंदर नंबर ऑफ फिल्म, क्योंकि हर फिल्म पर अलग कॉस्ट आ रही है, क्योंकि उसने कहा है कि कॉस्ट ऑफ ईच फिल्म 5 लाख, सेटअप कॉस्ट। अब एक फिल्म कितने टाइम चलती है? 6 हफ्ते। तो टोटल हमने एक चलाई 11, एक चलाई 7 पॉइंट समथिंग, ये टोटल फिल्में आ गई। 11 प्लस 44 बाय 6 लिख दें। 11 दो दफा आएगा, मल्टीप्लाई बाय 2। वो तो जहां जहां भी वो आएगा ना, वो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाइड बाय 500,000, क्योंकि ये टोटल नंबर ऑफ फिल्म आ गई पूरे साल की, मल्टीप्लाई बाय 500,000, हमारे पास आंसर आ जाएगा। फिर उसके बाद एवरेज कॉस्ट ऑफ ईच फिल्म, मास्टर प्रिंट 22 मल्टीप्लाइड बाय 4 मिलियन। ये वही है ना, हॉलीवुड 2 है ना, और बॉलीवुड की एक फिल्म है, वो है 44 बाय 6 नंबर ऑफ फिल्म मल्टीप्लाइड बाय, और हर फिल्म का कॉस्ट कितनी है? 6.5 मिलियन। लो जी, ये आपका बाद नीचे इसके डेप्रिसिएशन भी लिखेंगे, और वो जो एडमिन कॉस्ट है वो भी लिखेंगे। बाकी तो जितनी भी कॉस्ट है ना, वो सारी गिवन है। ये हमारे पास वो कॉस्ट आ गई जो हमने फाइंड करनी थी। यहां पर आप अपना प्रोडक्शन हाउस का भी रेवेन्यू इधर ही लिख लें, प्रोडक्शन हाउस का रेवेन्यू। तो ये आपके पास रेवेन्यू आ जाएंगे 3, ये वेरिएबल कॉस्ट, ये सेटअप कॉस्ट, ये मास्टर प्रिंट वाली कॉस्ट। डेप्रिसिएशन है 3 मिलियन है, डिवाइड बाय 15, और एडमिन कॉस्ट 4.5 मिलियन थी। ये सारी कॉस्ट है, आप इसको प्लस माइनस करेंगे, आपका प्रॉफिट आ जाए। हाँ, इसकी वैल्यू ना अपनी वैल्यू के साथ मैच कर सकते हो आप, मल्टीप्लाई करके इन वैल्यूज को अपनी वैल्यूज के साथ मैच कर लो। अगर किसी में कोई परेशानी है तो अपनी कैलकुलेशन चेक करो कि कहां पे मसला आ रहा है, ठीक होगी बात। अब ये क्वेश्चन हमारा हो गया, और कुछ भी नहीं है इसके अंदर। मास्टर प्रिंट क्या होता है, थोड़ा इसके बारे में बताएंगे? मास्टर प्रिंट मतलब ये होता है कि जब ये सिनेमाज में मूवी जैसे होता है ना कि बाकी मूवीज वगैरह चलती है, वो डुप्लीकेट मतलब वो कॉपी करके आगे आ रही होती है सीडीज के ऊपर कॉपी करके। मास्टर प्रिंट का जो ओरिजिनल उन्होंने मूवी बनाई है, वो फर्स्ट टाइम वो किसी सिनेमा हाउस में प्रेजेंट करते हैं, उसे हम कहते हैं मास्टर प्रिंट के। अभी ये पहली दफा चल रही है, इसकी कोई कॉपी वगैरह नहीं है, फिर वहां से आगे लोग कॉपी करके बेचते हैं। मास्टर प्रिंट मूवी होगी, हम एक दफा खरीदेंगे या 2 दफा खरीदेंगे? देखिए मास्टर प्रिंट होगा क्या, जब हम खरीदेंगे ना तो 2 सिनेमा के लिए खरीदेंगे, क्योंकि अगर हमने कॉपी करके यानी वहां से भी वही फिल्म वहां से तो कॉपी बनेगी ना, तो मास्टर प्रिंट हमने 2 साल में चलाने के लिए हमें कॉपी मास्टर प्रिंट भी तो 2 चाहिए होंगे। हमने अगर सपोज दैट आप कहते हैं एट द सेम टाइम उन्होंने कहा है दोनों में लगानी है, तो एक मास्टर प्रिंट दोनों साइड पर तो नहीं चल पाएगा। जैसे मैंने आपको एक सीडी दी कि जब ये से आप मूवी देखें, तो आप एट द सेम टाइम 2 जगह पर देखना चाहते हो एट द सेम टाइम, तो या तो आप कॉपी करोगे, लेकिन आपने तो मास्टर प्रिंट चाहिए आपको।
तो उसके लिए आपको फिर 2 मास्टर प्रिंट चाहिए होंगे अगर एट द सेम टाइम आपने चलानी है। अच्छा, इसमें ना मैं इसको पहले डिस्कस कर देता हूं क्योंकि सबसे अच्छा पॉइंट यही था। सॉरी, वही उसी की बात कर रहा हूं। अच्छा, इसकी लेबर कॉस्ट देखिए कैसे फाइंड करनी है हमने। The overall efficiency of the workforce can be increased by 15%। अगर एफिशिएंसी बढ़ती है तो लेबर कॉस्ट कम होगी या ज्यादा? कम होगी। गुड। और बोनस अलाउ 20%। फर्दर इंक्रीज इन प्रोडक्शन कैन बी अचीव्ड बाय हायर। अगर वो कहता है कोई और मजीद हमें प्रोडक्शन करनी हो तो हमें 180 रुपए पर यूनिट के हिसाब से पैसे दे देंगे। ठीक है, ये सवाल, ये हर कोई भी ये सवाल नहीं होता, ये एडजस्टमेंट होती है। हर एडजस्टमेंट का एक अपना तरीका होता है। ये सवाल के अंदर, किसी और सवाल के अंदर भी यही एडजस्टमेंट आ सकती है। यहां पर उसने कहा कि जनाब इसके अंदर 2-3 पॉइंट और भी अच्छे हैं। लेबर कॉस्ट पुरानी कितनी है? 367 मिलियन। आपके पास यूनिट्स में लिख लेता हूं अगर आई कैप के फॉर्मेट में बताऊं, और कॉस्ट लिख लेता। एग्जिस्टिंग, कोई बंदा बता सकता है एग्जिस्टिंग कितने यूनिट हम बना रहे हैं? 34 मिलियन का 68% है शायद, 2720। और उसकी कॉस्ट कितनी आ रही है हमें? 367 मिलियन। बढ़ाएंगे, अभी तो मैंने क्या लिखा है? एग्जिस्टिंग। अब वो कहता है कि जो आपकी कॉस्ट है, अगर आपकी 15% एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, 15% एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, तो अभी हम वो उसके अंदर वो नहीं लगाना चाह रहे, फिलहाल सिर्फ एफिशिएंसी बढ़ा रहे हैं। तो हमारे पास न्यू कॉस्ट कितनी आएगी अगर सिर्फ हम एफिशिएंसी बढ़ाएं? तो क्या फिर भी 367 आएगी? कितनी आएगी? इसका 15% बढ़ाओ जरा, 367 मिलियन मल्टीप्लाइड बाय 0.85, यही आएगी ना? कितना? 3, बल्कि हम इसका वो अप्लाई कर देते हैं ना इसके ऊपर, पहले न्यू। आपको नए यूनिट्स कितने चाहिए? 33.4 मिलियन। और जो एग्जिस्टिंग लेबर है वो कितने बना सकती है? 2720 मल्टीप्लाई बाय 1.15, ऐसा ही है। कुछ 15% एफिशिएंसी बढ़ाएगी तो इसका मतलब है 15% ज्यादा कॉस्ट कम लगेगी, लेकिन यूनिट ज्यादा बनाएगी, पहले से यूनिट ज्यादा बनाएगी। तो कितने यूनिट बना लेगी? 312800। जो हमारी एग्जिस्टिंग लेबर है वो इतने यूनिट बना सकती है, और हमें कितने चाहिए? 3400,000। हमें कितने यूनिट चाहिए? 3400,000। तो बताएं हमें बाहर से कितने यूनिट हायर करने पड़ेंगे, बाहर से कितने यूनिट बनवाने पड़ेंगे? एडिशनल हायर कितने? 272। और वो हमें किस रेट पे मिलेंगे? ये तो आ गया कि जो बाहर से हमने यूनिट हायर करने, बाहर से। अब हमें अपनी कॉस्ट कितनी पड़ेगी? हमें अपनी कॉस्ट, पहले कितनी कॉस्ट पड़ रही थी? 367,000 और मल्टीप्लाइड बाय 1.25 वॉल्यूम बढ़ने की वजह से, मल्टीप्लाइड बाय 1.25 वॉल्यूम बढ़ने से, और मल्टीप्लाइड बाय 1.20 बोनस देने से। बोनस भी तो देना है ना, उन्होंने हमारे यूनिट ज्यादा बना रहे हैं तो हमने उन्हें बोनस भी देना है। तो उसकी नई कॉस्ट कितनी आ गई? जो 25% ज्यादा प्रोडक्शन हमने किया वो सारे के साथ ये थोड़े ही बना रहे हैं, ये तो 15% बना रहे हैं ना उसका। एक में इसकी 15% एफिशिएंसी बढ़ी है ना, हाँ,
ये वैरायटी एक मिनट, इसके ऊपर वॉल्यूम नहीं लगना। प्राइस इसकी बढ़ रही है, प्राइस 0.05, इसकी ना प्राइस बढ़ रही है। 5% लेबर की प्राइस बढ़ी, 20% हमने उसको बोनस दिया, उसकी एफिशिएंसी का इफेक्ट हमने इधर लिया है, ठीक है। उसकी 5% प्राइस बढ़ी और 20% उसको हमने बोनस दिया, ठीक है। तो उन्होंने कितने यूनिट बना दिए, ये पहले 2720 बना रहे थे, अब और कॉस्ट उसकी इतनी कॉस्ट लगी, और एक्स्ट्रा कॉस्ट क्या लगी, ये वाली। तो कितनी कॉस्ट आ गई, 367 मल्टीप्लाई 1.05 मल्टीप्लाई बाय 1.20, 462,420,000। ये लेबर की कॉस्ट है, प्लस ये वाली भी ऐड करके बता दें, 48960,000। इस दोनों को प्लस करेंगे तो ये हमारे पास लेबर कॉस्ट आ गई 51131, ये हमारी नई लेबर की कॉस्ट आ, ठीक होगी बात। क्या किया, दोबारा एक दफा देख लें। 5% तो हमने बढ़ाई, उसकी लेबर कॉस्ट बढ़ी, 20% हमने उनको बोनस भी दिया, तो ये हमें नई कॉस्ट पड़ी कितने यूनिट्स के बदले, 3128000 के बदले। और बाकी के पैसे जो हमने हैं वो बाहर से अरेंज करने हैं, तो बाहर से अरेंज वाले यूनिट्स पता चल गए। पहले वो हमारे बना रहे थे 2720, 15% एफिशिएंसी बढ़ाने पे कितने बनाएंगे, 3128, 34 मिलियन, 3.4 मिलियन हमें टोटल चाहिए थे, तो एडिशनल यूनिट जो है वो हम बाहर से बनवा लें, वो 180 के हिसाब से, और इस तरह से ये हमारा पैसा। बाकी इसमें डेप्रिसिएशन वाले कॉन्सेप्ट भी अच्छे हैं, अगर वो आपके हो गए हैं तो, बाकी हो गए थे सारे। चलें देख लो, अगर ये वाला पॉइंट जो सेकंड पॉइंट है, आपकी डेप्थ आ कितनी रही है सेकंड पॉइंट पे, कितने, सही है 283.5 ही है, 283 पॉइंट। पुरानी डेप्शन माइनस कर देंगे 7, नई डेप्रिसिएशन 5.55 या 5.5 आ रही है, वो ऐड कर देंगे, ये सब की यही है हबीबा। इस 285 डेप्शन की बात कर रहे हैं, इसके ऊपर ना चेंज इन एस्टिमेशन वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई हुआ है एज इट इज, कि पहले जो पुरानी 285 है उस पर 7 मिलियन पुरानी डेप्शन आई हुई है, वो निकाल के हमने नई डेप्शन ऐड की, वो जो कि 5.5 मिलियन बनी। वो तो सिंपल, वो तो ये है, वो तो उसने खुद ही बता दिया, रिड्यूस टू 17 मिलियन। ये मैं इसकी बात कर रहा हूं। चलिए इसको मैं देख लेते हैं। मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड इंक्लूड डेप्रिसिएशन 285, वो जो डाटा गिवन है वो इस साल का है या पिछले साल का, पिछले साल का है। कहते हैं अदर फिक्स्ड ओवरहेड रुपीज 165 मिलियन। कहते हैं ड्यूरिंग मेजर ओवरहॉलिंग मशीन प्लांट इज 35 मिलियन हमने ऐड किया, जिससे लाइफ 5 से 12 साल होगी। इसका मतलब है जो पहले लाइफ थी वो क्या थी, 5 साल, अब कितनी हो गई, 12 साल। करंट बुक वैल्यू उसकी कितनी है, 40 मिलियन, और सैलवेज वैल्यू कितनी है, 5 मिलियन। आपको याद होगा मैंने एक स्ट्रेट लाइन मेथड में एक बात बताई थी आपको, कि ओरिजिनल कॉस्ट गिवन है ना, तो ओरिजिनल कॉस्ट में को ओरिजिनल लाइफ पे डिवाइड कर दो तो डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन मेथड होता है, या बुक वैल्यू को रिमेनिंग लाइफ पे डिवाइड कर दो। ये याद है बात या नहीं, ओरिजिनल वैल्यू को ओरिजिनल कॉस्ट पे डिवाइड कर दो या बुक वैल्यू को रिमेनिंग लाइफ पे डिवाइड कर दो, एक ही बात है। अब वो कहता है करंट बुक वैल्यू ऑफ द मशीन इज 40 मिलियन, करंट बुक वैल्यू कितनी है, 40 मिलियन, और उसकी रेजिडुअल वैल्यू कितनी है, 5 मिलियन। अगर उसकी डेप्रिसिएशन में देखूं तो 40 माइनस 5 डिवाइडेड बाय उसकी पहले वाली लाइफ कितनी थी, 5। उसने 7 की डेप्रिसिएशन ली होगी, उसने कितनी की डेप्रिसिएशन ली होगी, क्योंकि 40 मिलियन उसकी वैल्यू रह गई थी, 5 मिलियन रेजिडुअल वैल्यू, कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइड बाय लाइफ। ये तो पिछले साल है। इस साल उसने क्या किया, कहता है 35 मिलियन का खर्चा किया, 35 मिलियन का खर्चा किया, तो लाइफ होगी 12 साल, रेजिडुअल वैल्यू होगी 9 मिलियन।
इसका मतलब है इस साल की डेप्रिसिएशन पिछले साल की डेप्रिसिएशन जितनी नहीं होगी इस एसेट की। टोटल डेप्रिसिएशन उसने आपको बताई है 285, जिसमें से 7 मिलियन की डेप्रिसिएशन है जिसके ऊपर आपने खर्चा किया, आपने उसको माइनस कर दिया। अब उसकी नई डेप्रिसिएशन ऐड की। बताओ नई डेप्रिसिएशन कैसे ऐड करते होते हैं? पहले उसकी बुक वैल्यू फाइंड करो, फिर उसमें जो नए खर्चे हैं वो ऐड कर दो और रिमेनिंग लाइफ पे डिवाइड कर दो। ऐसा ही पढ़ा हुआ है हमने। तो क्या करेंगे, हमारे पास बुक वैल्यू कितनी आ गई? बुक वैल्यू गिवन है ना, प्लस कितनी होगी वैल्यू? 75 माइनस 9 ओवर 5 पॉइंट। मैंने क्या किया, पुरानी डेप्रिसिएशन निकाल के जो नई डेप्रिसिएशन है, जो नई डेप्रिसिएशन होनी चाहिए वो ऐड कर दी। अब जब भी कोई सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर करते हैं तो उसका तरीकाकार क्या होता है कि हमने पुरानी डेप्रिसिएशन माइनस कर देनी, सॉरी अब पहले बुक वैल्यू फाइंड करनी है, उसमें जो सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर ऐड करके उसको रिमेनिंग लाइफ या न्यू लाइफ पे डिवाइड कर देते हैं। तो कितनी अमाउंट आ गई? 283 पॉइंट, ये नई डेप्रिसिएशन। ठीक है जी, चले जी आप लोग जाओ क्योंकि पीपीई वाले इंतजार कर रहे हैं।